नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और सभी सवाल 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, वो सभी कैंडिडेट डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। यहाँ से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम समय में आप ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे, एग्जाम में सवाल मिस नहीं होंगे। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, राजस्थान पुलिस, अन्य जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्जाम है, उन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 100+ एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि ग्रुप डी की 189 टेस्ट सीरीज है, एनटीपीसी की 175 है, सीबीटी 2 की 91 है, सीएचएसएल की 280 टेस्ट सीरीज हैं। अन्य जैसे कि यूपीएससी हो गया, राजस्थान पुलिस ऐसे होगा, एक ही पास के अंतर्गत सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, केरल में कौन सा म्यूजियम है? केरल में यहाँ पर हो जाएगा आपके नेपियर म्यूजियम है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा नेपियर म्यूजियम केरला में। दोस्तों ये सभी टोटल 40 सवाल हैं, ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि आपको पता है 30 से 35 सवाल स्टूडेंट इजीली याद कर सकते हैं और लास्ट वाले जो 4 से 5 सवाल हैं उनको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा लगभग 200+ मैसेज देखने होते हैं, इसलिए 4 से 5 घंटा 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो इस एफर्ट के लिए आप लाइक ज़रूर करना, लाइक आप बहुत कम करते हो। देखिएगा अगला सवाल, 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत हैं जो कंट्रीज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर किसे बनाया था? तो ये पूछा है, यूनिसेफ इंडिया ने भारत की जो प्रथम युवा राजदूत 2018 में बनाया वो हिमा दास को बनाया है। यूनिसेफ इंडिया के द्वारा हिमा दास को भारत की एक तरीके से प्रथम युवा राजदूत है, यूथ एम्बेसडर हैं। तो हिमा दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये असम राज्य की भारतीय स्प्रिंटर हैं। इससे पहले एनटीपीसी में आया वो सवाल है, यूनिसेफ 2018 में सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर, ये ग्लोबली हैं ओवरऑल, और आपको पूछा था यूनिसेफ इंडिया का। तो यूनिसेफ 2018 में ग्लोबली सबसे युवा जो गुडविल एम्बेसडर हैं, पूछा हुआ सवाल है, ये हो जाएगा आपके मिली बॉबी ब्राउन है, 14 वर्ष की आयु में। प्रियंका चोपड़ा को जो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है वो 2016 में बनाया गया था। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसको तो टाइफून बोला जाता है। आपको पूछा था पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में और अटलांटिक उत्तर अटलांटिक महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसे हरिकेन बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो उत्तरी पश्चिमी पैसिफिक प्रशांत महासागर है वहां पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून, और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर एवं उत्तर अटलांटिक महासागर में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपको पूछा था उसे हरिकेन बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है और पाचन क्रिया खत्म कहाँ पर होती है? दोनों ही एक साथ पूछा गया था। तो शुरुआत होती है मुंह से और खत्म होती है पाचन क्रिया छोटी आंत से। और शुरुआत में बात करूं, 2 तरीके से पाचन होता है, एक तो यांत्रिक पाचन जो चबाने के साथ शुरुआत हो जाती है मुख से, दूसरा होता है रासायनिक पाचन जो कि मुंह में लार एंजाइम है उसके द्वारा एमाइलेज की क्रिया से स्टार्ट होता है, केमिकल जो पाचन रहता है, और पाचन क्रिया का जो अंत है वो छोटी आंत में होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुएं यानी जो बॉम्ब्स वगैरह हैं उनको सुरक्षित रूप से खोजने और डिफ्यूज यानी नष्ट करने के लिए कौन से रोबोट का उपयोग किया जाता है जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित है? दक्ष रोबोट हो जाएगा। दक्ष ये भारत का प्रथम एंटी टेरर
रोबोट है जो कि बम डिफ्यूज वगैरह करने में काम आता है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। कुसुम योजना किससे संबंधित है? टॉप 65 योजना बताई थी, उसमें से ये आया है। वो वीडियो आप देख सकते हो, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। कुसुम योजना है, ये योजना हो जाएगी किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। यही योजना है कुसुम योजना के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कुसुम, यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम हो जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने आम बजट 2018-19 में की थी। कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप है वो प्रदान किए गए हैं। इस योजना को सरकार ने 2022 तक बढ़ा दिया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें से कौन सा देश है वो मित्र राष्ट्र में था? जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से जो अमेरिका है वो मित्र राष्ट्र में था। मित्र राष्ट्र के प्रमुख 3 देश अमेरिका, यूएसए हैं, जो रशिया सोवियत संघ है, और इंग्लैंड यूके है। और इनके सहयोग करने वाले देश सभी मित्र देश कहलाए। ध्रुवीय राष्ट्र कौन से हैं? इससे पहले एग्जाम में आ चुका है, तो जर्मनी, इटली, जापान जो ऑप्शन में थे, जर्मनी, इटली, जापान ये एक्सिस पावर है, ध्रुवीय राष्ट्र हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। उस समय युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, खिलाड़ी और संबंधित खेल का पूछा था, कौन सा सही सुमेलित है? मनिका बत्रा बैडमिंटन रिलेट किया हुआ था, अभिनव बिंद्रा शूटिंग, मैरी कॉम कुश्ती। एक और ऑप्शन था जो कि क्रिकेटर थी, मिताली राज से अन्य को स्पॉट रिलेट किया हुआ था। तो यहाँ पर खिलाड़ी संबंधित खेल में सही सम्मिलित ये अभिनव बिंद्रा हैं जो शूटिंग से संबंधित हैं। बाकी मनिका बत्रा आपको पता होना चाहिए, टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। मैरी कॉम है, ये बॉक्सर हैं, तो ये सही सम्मिलित था, ऑप्शन बी। देखिएगा अगला सवाल, 2019 में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर रखने एवं आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये सभी टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें हैं उनको स्थिर बनाए रखने के लिए योजना की शुरुआत 2018-19 के बजट में हुई थी, वो ऑपरेशन ग्रीन हो जाएगी। ये इसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो अर्थ ट्विन प्लैनेट है, जुड़वा बहन है वो शुक्र ग्रह वीनस को बोला जाता है। वीनस को क्यों बोला जाता है? एक तो ये पृथ्वी के सबसे निकट है, सेकंड ये पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग बराबर है, इसलिए इसे ट्विन प्लैनेट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र ग्रह। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कौन से? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति शिक्षा 2930 है, अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। सबसे पहले संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया है, जो कि अभी आर्टिकल 300A में वर्णित है। अगला सवाल देखिएगा, होमो सैपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये अफ्रीका से मिले हैं। महाभारत में भीम एवं हिडिंबा के पोते का नाम क्या है? भीम और हिडिंबा के गंधर्व विवाह से हिडिंबा को घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था। आपको पूछ ले, भीम और हिडिंबा के पुत्र, ये पत्नी है भीम की, पुत्र का नाम है घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र उनका पोता हो जाएगा जिनका नाम है ब्रब्रिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रब्रिक भीम के पुत्र, घटोत्कच का पुत्र या फिर भीम का पोता हो जाएगा। ब्रब्रिक को श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या कि हिडिंब और हिडिंबा, हिडिंब दोनों भाई बहन थे। हिडिंब एक राक्षस थे, हिडिंबा माँ काली की भक्त थी और माँ काली के लिए वो बलि देती थी, उनका राक्षस पकड़ के लाता था जो भाई है हिडिंब। एक बार ये भीम को उठाकर लेकर आ गए थे और हिडिंबा को भीम है वो पसंद आ गई और उन्होंने उनकी बलि नहीं देने दी। फाइनली भीम ने उनके भाई को मार दिया था। इस प्रकार भीम और हिडिंबा ने शादी कर ली और यहीं से ये इनका पूछा है कि उनके पोते का क्या नाम है? तो पुत्र का नाम है घटोत्कच और पोते का नाम जो उनके घटोत्कच का पुत्र है वो ब्रब्रिक हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वतमाला जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में है, उसकी सबसे पीक, सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसका नाम है त्रिच मिर हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में है, 7708 मीटर है। तो त्रिच मिर है, ये हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? तो वो हिमालय जो तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है उसे असम हिमालय बोला जाता है। अन्य में बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज काली नदी के बीच का हिस्सा
कुमायूं हिमालय। और आपको जो पूछा था तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच का हिस्सा है जो असम हिमालय हो जाएगा। पूछ लें काली नदी और तिस्ता नदी के बीच है वो नेपाल हिमालय, काली तिस्ता नेपाल, और काली और सतलुज के मध्य कुमायूं हिमालय, और यहाँ पर जो तिस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय हो जाएगा। और दोस्तों असम हिमालय जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी है इनके मध्य को भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, ये ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से सबसे पहले देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। फिर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को। उसके बाद सैन्य हो गया 6 अप्रैल 1930 को। फिर यहाँ पर एक समझौता हुआ है जो पूना पैक्ट है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे के यरोदा सेंट्रल जेल में 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। तो सबसे प्राचीन आपको पूछा है पुरानी है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, तो ये सभी रिपीटेड है। स्वतंत्रता समता बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है वो प्रस्तावना में फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल ब्लैक पैगोडा है वो कौन से मंदिर को कहा जाता है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो पूरी ओडिशा में है। तो पूरी ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इससे जो कोणार्क सूर्य मंदिर है 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। तो ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। निर्माता इस मंदिर है वो कौन सी शैली में है, कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में 1250 ईस्वी में निर्मित है। एग्जाम में पूछा हुआ है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पौंस शरीर के किस भाग का अंग है, पौंस है ये मस्तिष्क का अंग है। मस्तिष्क में पौंस है वो जो ब्रेन स्टेम है उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है। और ये कहाँ पर रहता है, तो ये मेडुला है उसके ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे रहता है। इसका कार्य सेरेब्रम और सेरिबेलम जो मस्तिष्क के पार्ट हैं उनके बीच कनेक्शन को स्थापित करना कार्य हो जाएगा। पौंस है ये मस्तिष्क का ही भाग है। मानव शरीर का कौन सा अंग का आकार जे टाइप का होता है, तो मानव शरीर के जो एक पाचन अंग है पेट जो अमाशय है, तो स्टोमक का जो आकार शेप रहती है वो जे टाइप से हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक। 2019 जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी, तो ये इसकी रैंक में 51वीं 51st रैंक रही है इंडिया की। और डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये 5 श्रेणियों पर आधारित है, चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार का जो कामकाज है, राजनीति, भागीदारी, राजनीतिक, संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, इन 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डेमोक्रेसी इंडेक्स तय होता है। जहां पर भारत की रैंक 2019 में रही है 51वीं रैंक रही है। 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 53वीं रैंक। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो ये भारत के मार्टिन लूथर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखिएगा रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट पूछी है, रेडियो एक्टिविटी के एसआई यूनिट है क्यूरी या फिर बैकुरल, जो भी था आपको करेक्ट करना था। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है, तो पिंगाली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है। बहुत बार पूछा जाता है इसको कब अपनाया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इनके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान डिजाइन किया है। जो पूछा है पिंगली वेंकैया के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के रेशियो है 3 लंबाई 2 चौड़ाई है। और जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है इससे पहले सबसे पहले ये रंग था लाल पीले हरे रंग की 36 पट्टियों से जो बना हुआ झंडा है। सबसे पहले ये 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कोलकाता में फहराया गया था। इस लाइन से एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। और ये एक और फैक्ट है, यहाँ से भी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। श्रीमती बीकाजी कामा ने विदेश में सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराया था। रुस्तम कामा, जो बीकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने कहाँ पर जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज वहां पर फहराया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी उल्टी यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने। एक सवाल एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, जो हाफ नेक्ड फकीर हैं, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा
कहा गया है, या फिर जो अर्धनग्न फकीर हैं वो यही भी हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस ने भी कहा था। अगला सवाल, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। और एम वेंकैया नायडू हैं, वो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का नाम किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति हैं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस नाम गढ़ा था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन में आपको दिया गया था किस देश के द्वारा, तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का नाम गढ़ा गया था। तो ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का नाम का उपयोग पहली बार कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 जनवरी 1942 को, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो कोफी आनन हैं। 1997 से 2006 तक ये घाना से हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 1997 से 2006 तक हैं। प्रथम पूछ रहे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पूछा हुआ एनटीपीसी में, तो ये ट्रिग्विल ली हो जाएंगे। 1946 से 1952 तक किस देश से हैं? नॉर्वे के हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड कौन थे? तो ये हैमर स्कॉल्ड थे, 1953 से 1961 तक रहे हैं, ये भी स्वीडन से। ट्रिग्विल आई नॉर्वे से। और यूथांट है, ये म्यांमार से 1961 से 1971। कोर्ट वाल्दीम है 1972 से 81 ऑस्ट्रिया से। जेवियर पेरेज डी सुलर, ये 1982 से 1991 तक हैं, पेरू से हैं। फिर बोट्रस घाली, ये थे 1992 से 1996 तक, ये इजिप्ट से। कोफी आनंद जो पूछा था 97 से 2006, ये घाना से। बान की मून है 2007 से 2016, कोरिया से हैं। तो अभी वर्तमान से पहले बान की मून, उनसे पहले कोफी आनंद, और वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से हैं, 2017 से कंटिन्यू। 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड जो कि 2019 में मेडल भी जीता उन्होंने, वो है अभिनव शॉ हैं। ये यंगेस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडलिस्ट हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो मेडल प्राप्त करने वाले सबसे युवा है वो अभिनव शॉ हो जाएंगे। 2019 में ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं शूटिंग में। एज उनकी 10 वर्ष, 291 डे में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में गोल्ड मेडल जीता था। उनके साथ साथ मेहुली घोष ने अंडर 21 कैटेगरी में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विच इज द फर्स्ट इंटरनेट न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो भारत में ई न्यूज़पेपर, ई अखबार कौन सा है? तो द हिंदू भारत का पहला ई अखबार है इंटरनेट पर पब्लिश होने वाला। 1996 में ये लॉन्च हुआ था। विश्व का आपको पूछ ले तो विश्व का फर्स्ट न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन आया था वो है कोलंबस डिस्पैच है, ये 1 जुलाई 1980 को। अगला सवाल देखिएगा, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप हैं, ये सभी किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? तो टैबलेट है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप हैं, ये सारे हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर में। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर करेक्ट है। मिनी कंप्यूटर में कौन से एग्जांपल? तो AS400 कंप्यूटर है, मोटरोला 680 40 है, MV 1500 हैं, ये सभी हैं मिनी कंप्यूटर हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के पिघलने वाले ध्रुवों और समुद्री बर्फ की कमी को ट्रैक करने के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो पृथ्वी की जो पोल है वो पिघल रही है, वहाँ पर बर्फ है, समुद्री बर्फ है वो पिघल रही है, उनको ट्रैक करने के लिए नासा के द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किया गया है वो ICET-2 है। ICET-2 का मतलब I यानी आइस है, C यानी क्लाउड है, ई यानी जो लैंड है, उन सभी का एवोल्यूशन करना जो सैटेलाइट 2 है। इससे पहले एक और आईसैट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जो 2009 में उसका अभियान खत्म हुआ था, वो 2003 में लॉन्च हुआ था। और इसमें आपको पूछा है जी पृथ्वी को ट्रैक करेंगे, ध्रुव और समुद्र पर बर्फ है उसकी कमी को। ICET-2 जो 2018 में लॉन्च किया गया है, इसके रॉकेट का नाम है Delta-2 742010C। नासा के 2003 में सबसे पहले इसका जो प्रथम ये ICET-2 है, ICET जो उपग्रह लॉन्च हुआ था जिसका उद्देश्य था समुद्री बर्फ की परत को बहुत पतला होने, ग्रीनलैंड के तटीय इलाकों और अंटार्कटिका के ऊपर से बर्फ की परत पूरी तरह से हटने की जानकारी इसके द्वारा ICET जो प्रथम ICET था उसके द्वारा दी गई है। 2009 में अभियान समाप्त हो गया था। आपको इसके बारे में पूछा, ICET-2 करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा, ग्रीन रेल कॉरिडोर से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो ग्रीन रेल कॉरिडोर से संबंधित ये 4 स्टेटमेंट थे। प्रथम, ग्रीन कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और ये फर्स्ट टाइप का ग्रीन कॉरिडोर है भारत में और इसके अंतर्गत बायो टॉयलेट अटैच किए गए हैं। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन है वो गलत स्टेटमेंट है, जो आपको पूछा था कौन सा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है क्योंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया है, उद्घाटन रेल मंत्री उस समय सुरेश प्रभु ने किया था। तो ये 2016 में उद्घाटन हुआ है, 24 जुलाई 2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
ये रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। लंबाई सही दी गई थी एक स्टेटमेंट की 114 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मानामदुरै रेल लाइन पर ट्रेनों में बायो टॉयलेट, जो बायो टॉयलेट है वो लगाई जाएंगी, जो एक ऑप्शन में बायो टॉयलेट भी था। ये जो कॉरिडोर कहाँ पर है, तमिलनाडु के रामेश्वर मनमदुरै रेल मार्ग पर देश का ये पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक को कौन सा अवार्ड मिला है। द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक है, उसको जो अवार्ड मिला वो पुलित्जर अवार्ड मिला है 1982 में। लेखक हैं ट्रैकी काइडर, 1981 में ये लिखी गई है। महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण देने वाली योजना कौन सी है, तो महिला समृद्धि योजना हो जाएगी, जहां पर इस योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। 4% की प्रति वर्ष जो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो काफ़ी कम है, तो बहुत कम ब्याज दरों पर जो लोन दिया जा रहा महिलाओं को महिला समृद्धि योजना है। और इसके अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्ग की जो स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी केवल इन लोन का लाभ उठा सकती है, जो बीपीएल कैटेगरी के हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगला सवाल देखिएगा, विजया बैंक एवं देना बैंक का मर्ज किस बैंक में हुआ है, सभी को पता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है विजया बैंक और देना बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2020 को जो बैंकों का विलय हुआ है 10 बैंकों का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के साथ में हुआ है। सिंडिकेट का केनरा के साथ, आंध्रा और कोऑपरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ है। इससे पहले एनटीपीसी में एक ये भी सवाल पूछा गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो 5 बैंकों का विलय हुआ वो कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो ये सभी पता होना चाहिए। 2017 में हुआ था ये। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रकोर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इन 5 का मर्ज हुआ था SBI में। अगला सवाल, निम्न मंदिर में से कौन सा सही सुमेलित है, तो मंदिर और संबंधित स्थान दिए गए थे, जैसे कि खजुराहो आंध्र प्रदेश गलत, लिंगराज मंदिर ये था, एक बृहदेश्वर था, एक तेजारा जैन टेम्पल था, उसमें से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर सुमेलित की बात करूँ तो लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सही है, भगवान शिव को समर्पित है, ययाति केसरी के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। बृहदेश्वर टेम्पल है, ये कहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और बाकी जो तेजारा जैन टेम्पल है ये राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में चंद्रभागा को समर्पित है, चंद्रप्रभा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, खुर वाले या फिर जो जुगाली करने वाले स्तनधारी पशु हैं उनके पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो खुर वाले जो जानवर हैं, स्तनधारी पशु हैं, उनके पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग ये रुमेन हो जाएगा, जिसे पाउंच भी बोला जाता है। खुर वाले जो पशु हैं उनको खुरदार या फिर अंग्रेजी में एंगुलेट बोला जाता है, और जो जुगाली करने वाले हैं उसे रोमंथक बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, जो जुगाली करने वाले पेट के प्रथम कक्ष से वापस दोबारा मुंह में खाने को लेकर आएंगे, और इस क्रिया को पागुरकड बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला सवाल देखिएगा, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। और इससे पहले एनटीपीसी में आया था, विश्व की सबसे मीठे पानी की जो बड़ी झील है, विश्व की पूछी तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये मिशिगन ह्यूरन झील है। दोनों एक साथ काउंट करें तो ये हो जाएगी। बाकी ये ह्यूरन और मिशिगन दोनों अलग अलग झील माने, क्योंकि ये यूएस और कनाडा में है, तो इस केस में सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक और चीज़ है कि आयतन की दृष्टि से बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अंतिम सवाल देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया था। अल्बर्ट और केरल गलत है, ये जयपुर में है। फिर एक मंदिर था जो कि यहाँ पर त्रिबंकेश्वर करके उज्जैन दे रखा था, तो ये त्रिबंकेश्वर शिव टेम्पल है, ये नासिक महाराष्ट्र में है, ये भी गलत था। फिर यहाँ पर दिया गया था सालर जंग म्यूजियम है, ये केरल दे रखा था, तो दोस्तों ये जो सालर जंग म्यूजियम है ये हैदराबाद तेलंगाना में, एक जो ऑप्शन था वो करेक्ट होगा शायद आपके। बाकी ये सभी आपको पता होना चाहिए। सालर जंग म्यूजियम बहुत बार एग्जाम में आता है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इस टाइप से पूरे 100% रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सटीक सवाल, यानी टोटल 40 हूबहू सवाल मिल गए हैं। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो एंड करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।